शिक्षा में जितने संस्कार चाहिए, जितना चरित्र निर्माण चाहिए, जितना राष्ट्रीय विचार चाहिए, वो शायद कहीं दिखता नहीं है। हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने इसकी चिंता जो प्रकट की है, तो निश्चित रूप से शिक्षा में इस प्रकार का परिवर्तन, राष्ट्रीय जो हमारी शिक्षा नीति है, आखिर तो उसी को हमको फॉलो करना है। उसमें हम अपने प्रदेश की कुछ भौगोलिक परिस्थितियों के कारण से, सामाजिक परिस्थितियों के कारण से कुछ बदल कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अपनी होगी उसी के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। शिक्षण संस्थानों को ठीक वातावरण के लिए अच्छे शिक्षण संस्थान बने, उनके अंदर जैसे बात आई कि वहाँ भवन की कमी है तो उसको ठीक करेंगे, शौचालय कम है, खास करके महिलाओं के, लड़कियों के लिए जो शौचालय की बात आई है उसको पूरा करेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने संसदीय निधि को खर्च करने के लिए एक आह्वान भी किया कि जितने सांसद हैं वो सब प्राथमिकता के तौर के ऊपर ग्रामीण क्षेत्रों में, विद्यालयों में, सार्वजनिक स्थानों पर शौचालयों का निर्माण, इसको आगे लेके चलें। पाठ्यक्रम जहाँ कहीं विसंगतियाँ हैं, जहाँ कमियाँ हैं, जहाँ भी एक बात प्रातःकाल आई कि पाठ्यक्रम के अंदर हम ये पढ़ाते रहे, ये नहीं पढ़ाते रहे, सब बैठ करके विचार करना चाहिए कि जो भी कोई कमी है जिसमें हमको लगता है कि आगे अगली पीढ़ी को जो संस्कार मिलना चाहिए वो संस्कार में कहीं कमी लगती है, तो उसको मिलकर के हम दूर करेंगे, ऐसा हम इसको मान के चलते हैं। खेलों की बात है, खेल के नाते से हम ये ठीक है, हरियाणा के हमारा एक स्थान ऐसा बना है देश भर में कि हम दुनिया में से देशों में जो जाकर के अपने मेडल लाते हैं, जो उपलब्धियां होती हैं, उसमें हरियाणा का बड़ा योगदान है, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जहाँ तक हमारी कैपेसिटी है, हमारे यहाँ जितनी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को यदि हम देखें तो हरियाणा का युवक एक अच्छा हरिष्ठ युवक है, अच्छा उसका विचार करने का उसका एक ढंग है, तरीका है, उसका और विकास हो सकता है। दुनिया के देशों में अपने देश का जो मुकाबला करते हैं तो हमारा देश बहुत पीछे रह जाता है। भले हम देश में आगे हैं, लेकिन दुनिया में हमारा देश बहुत पीछे है। इस देश के आगे बढ़ाने के कंट्रीब्यूशन में हरियाणा भी और आगे बढ़ जाए तो निश्चित रूप से देश के गौरव को भी बढ़ाएंगे। तो हम हरियाणा को एक स्पोर्ट्स का हब बनाने की योजना सोचते हैं कि आखिर प्राथमिक शिक्षा से लेकर के ही उसकी रुचि का ध्यान रखते हुए यदि उसकी खेलों की रुचि है तो उसको और आगे बढ़ाया जाए, तो निश्चित रूप से हम अपने इस काम में अपना योगदान कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। विकास के नाते, विकास की बातों को करने के नाते से निश्चित रूप से अर्थ का अपना एक उपयोग होता है। आर्थिक प्रबंधन की बात जो हमने कही है, हमको लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी कमी रही है। अब ये ठीक है कि आंकड़ों के आधार के ऊपर हम शायद उसको जस्टिफाई कर पाएंगे कि हमारा जो कर्ज है 82,000 करोड़, ये पर कैपिटा कर्ज उतना नहीं है जितना और प्रदेशों का हो। अभी आंकड़ेबाजियां हैं, लेकिन आंकड़ेबाजी के आधार के ऊपर हमको अपना विषय नहीं रखना चाहिए। आखिर इसको और बढ़िया कैसे हम कर सकते हैं। अगर इस 82,000 करोड़ के बजाय हम और थोड़ा कम कर्ज करते तो हमको शाबाशी मिलती, वाहवाही होती। और थोड़ा ज़्यादा कर्ज बढ़ जाएगा तो हमारा आर्थिक प्रबंधन पर कहीं ना कहीं सवाल निशान लगते हैं। तो उस आर्थिक प्रबंधन के आधार के ऊपर हमारा अर्थ कितना आता है, कितना जाता है, कितने कहाँ कमी है, और उस आंकड़ों के खेल में भी कई बार ऐसा लगता है कि ये आंकड़े कुछ और बोलते हैं, धरातल पर कुछ और है। तो निश्चित रूप से इस आंकड़ों की चिंता हम सबको है, हमारी सरकार को बहुत है, बहुत इसके ऊपर हम आपस में कर सकते हैं, एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि पार्टियों का अपना प्रचार रहता है, विचार रहता है, राजनीति रहती है। उस राजनीति को करने के बजाय जनता को पता लगे कि आखिर आर्थिक स्थिति पर हम कहाँ खड़े हैं। तो हमारी सरकार ने यह तय किया है कि निश्चित रूप से इस आर्थिक स्थिति पर, क्योंकि सरकार बदली है तो बहुत प्रश्न उठेंगे कि आखिर आर्थिक प्रबंधन क्या है, ठीक है, गलत है। तो हम जनता को सही बात लाने के लिए तो एक बात का हमने तय किया है कि इसके ऊपर हम एक व्हाइट पेपर लाएंगे, और व्हाइट पेपर लाने के बाद दूध का दूध, पानी का पानी होगा, हम कहाँ खड़े पता लगेगा, निश्चित रूप से पता लगेगा। फिर उसमें किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारे आंकड़े सामने आएंगे, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ पैसा जाता है, कहाँ रुकता है, कहाँ भ्रष्टाचार होता है। बहुत उदाहरण इसके दिए जा सकते हैं, लेकिन मैं सदन में उस प्रकार की बात बिना कन्फर्मेशन के नहीं कह सकता। हेर से ये है कि लीकेज बहुत है, उस लीकेज को रोकना हम सबकी चिंता होनी चाहिए। और लीकेज कौन करता है, कहाँ होती है, किस लेवल पर होती है, इसका कुप्रबंधन इसी बात से ध्यान में आता है कि बिजली विभाग से जो जानकारी मिली कि लीकेज बिजली की ये 16 से 20%
ये यानी ट्रांसमिशन लॉस जिसको कहते हैं, ये तो ठीक है। 16% से लेकर 20% तक वहाँ की भौगोलिक स्थिति, कितनी लंबी तारें हैं, वो कैसी हैं, कितनी क्वालिटी के, कैसा है। लेकिन वो बिलों का जो यानी रिसीट है, जो रिकवरी है, वो केवल मात्र 30%, 32% हो, 65 से 68% हमारी रिकवरी ना हो। वो पैसा कहाँ चला गया, पेंडिंग पड़ा है तो क्यों पड़ा है, लोगों के मन में रोष क्या है, यह कहीं नीचे नीचे कोई साठगांठ तो नहीं है। प्रबंधन तो इसी बात का है ना कि हम आखिर तो बिजली एक सामान है हमारा, बिजली सामान को हम बेचते हैं माने जनता को देते हैं। ये अलग बात है कि वेलफेयर स्टेट होने के नाते किसी को थोड़ा कम रेट पर देंगे, किसी को ज़्यादा रेट पर देंगे। आखिर तो बिजली हमको खरीदनी पड़ती है, और बिजली खरीदनी पड़ती है तो बिजली का जो भुगतान करना है, जब तक उतनी राशि हम बिल रिसीट्स में से नहीं प्राप्त करेंगे तो वो जो डेफिसिट घटता चला जाएगा। आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी, सब्सिडी नहीं दोगे तो ऊपर से लाल झंडी हो जाएगी कि बिजली आगे नहीं मिलेगी। तो ऐसे सब जो कुप्रबंधन है, इसका अच्छा प्रबंध कैसे हो, इसके ऊपर हम विचार करेंगे और निश्चित रूप से जनता के सामने एक बात लाएंगे। जहाँ तक धान की कीमत की बात है, धान की कीमत ये ठीक है कम हुई, लेकिन कम होने के कारण क्या क्या रहे, और उसमें चिंता ऐसा नहीं कि पिछली सरकार को नहीं रही होगी, पिछली सरकार को रही होगी और हम भी उसकी चिंता कर रहे हैं। लेकिन उसमें से कहाँ मिसमैनेजमेंट है, कहाँ उसमें गड़बड़ है और कहाँ उसमें से मानसिकता क्या है, इसका कोई एकदम आंकलन नहीं लगा सकते। मेरे पास एक न्यूज़पेपर की कटिंग मिली है मुझे, दैनिक रिव्यू, ये 21 सितंबर 2014 की कटिंग है, चंडीगढ़ से छपी है। अब इसके पहले 2 वाक्य ऐसे हैं जिसमें से ये वाक्यों में से चला जाता है कि जैसे निर्यात बंद हो गया है, निर्यात कम हो रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें से मैसेज यदि इस पत्र में चला जाए कि निर्यात बंद हो गया है तो उसका निश्चित रूप से प्रभाव मंडी पर तो पड़ेगा। खरीदार उसको उसी ढंग से खरीदेगा, बेचने वाले का और खरीदने वाले का वो तो जो जिस प्रकार की धारणा बनती है वैसा ही उसका मानस बनता है, खरीदने वाले का भी, बेचने वाले का भी। बेचने वाला सोचता है जो भाव मिले चलो ठीक है, कल को ये भी ना मिला तो क्या करूंगा, उसको बेचना पड़ता है। उसकी स्थिति ऐसी नहीं है, उसको होल्ड करेगा, उसके ना वो घर में रख सकता है ना मंडी में रखता है, उसको पैसे की आवश्यकता है तो उसकी मजबूरी है उस भाव में बेचना। खरीदने वाला सोचता है शायद इसमें कुछ रेट का हेरफेर हो जाए, इसका स्टॉक कर लो, जल्दी खरीद लो, मजबूरी का लाभ उठा लो। 2 वाक्य क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री जी का मुख्यमंत्री जी का जो पत्र गया है प्रधानमंत्री जी को, उसके हवाले से लिखा है, ईरान सहित कई दूसरे खाड़ी देशों में चावल का निर्यात नहीं होना, शब्द लिखा नहीं होना, हरियाणा में चुनावी मुद्दा बन गया है। अगला वाक्य है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चावल निर्यात पर रोक का मसला उठाते हुए, यानी जैसे चावल निर्यात रुक गया हो ऐसा इस पंक्ति का हवाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। मैं दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी बात कह रहा हूं। पहली बात तो ये कि उसमें ही आगे अखबार में जो लिखा है उसके बाद फिर उसको थोड़ा ठीक करके उन्होंने लिखा है कि निर्यात में कमी आई है, लेकिन जो इंप्रेशन बना कि निर्यात बंद हो गया है, ये कहना कि ये चीज भी ट्रेवल की है जिसका लाभ किसी ना किसी ने तो उठाया ही होगा। मेरा कहना क्या है, एक मिनट मेरी बात सुनिए, बयान तो नहीं, मेरी बात सुनिए। जब कोई पत्र में, समाचार पत्र में कोई चीज छपती है तो उसका कोई ना कोई एक उसका वो जाता है, संदेश जाता है। अगर ये संदेश लगता है कि गलत चला गया, अगर ये संदेश मुझे ये नहीं पता, कुल मिलाकर मैं थोड़ा सा बात इसको और थोड़ा इसी ढंग से बढ़ाना चाह रहा हूं। एक वातावरण बना कि निर्यात बंद हुआ है, लेकिन अगर इसमें लगता था कि इस वातावरण को नहीं बनने देना, पत्र क्या लिखा क्या नहीं लिखा जनता नहीं जानती इसको, न कब पत्र कभी पब्लिश होता है, पत्र का तो जो अंश होता है, सारांश होता है, वो अखबारों में आता है और जनता ऐसा मानती है कि जो समाचार पत्र में आए वही शायद सत्य होगा। ये अपने एक मीडिया के प्रति एक विश्वास की बात है। अगर ऐसा एक पत्र आ गया था, ऐसा एक समाचार छप गया था, इसको पहली बात तो यह है कि हम इस पत्र को इस ढंग से न लिखते कि ये निर्यात कम हो रहा है या बंद हो रहा है, क्योंकि ये मैसेज जाना ही अपने आप में मंडी में निरुत्साह पैदा करने वाला है। इसकी चिंता यदि करनी थी तो ईरान में निर्यात नहीं हुआ, इसके रेट कम क्यों हुए हैं, इसकी छानबीन करके एक आंतरिक रिपोर्ट बनाई जा सकती थी।
इसका खुला पत्र लिखने का मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं रेट डाउन करने की मंशा लगती है, वरना मुख्यमंत्री महोदय को एक स्पष्टीकरण देना चाहिए था अगले दिन कि नहीं, निर्यात बंद नहीं हुआ है, कम हुआ है, बंद करने की बात अगर लिखी है तो ये गलत है। यदि इस 21 सितंबर के बाद 22 सितंबर को, 23 सितंबर को, 24 सितंबर को यदि इसका स्पष्टीकरण दिया गया हो किसी पत्र में, तब भी हम मान लें शायद इंटेंशन उस सरकार की नहीं थी। अब मैं इस बात से नहीं कह सकता कि भी हमारी पिछली सरकार को रेट कम करवाने में कोई इंटरेस्ट था कि नहीं था। ये बात निश्चित रूप से छानबीन के माध्यम से सामने आएगी, जैसा हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा है, कृषि मंत्री ने, कि इसको बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए थे। दो मंडियों का दौरा हुआ हमारे कृषि मंत्री का, करनाल में, पानीपत में, और जाके कहा कोई निर्यात कम नहीं होगा, निर्यात पूरा होगा और निर्यात कम होने के जो कारण है उसको दूर किए जाएंगे। मैंने स्वयं वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण जी से बात की है कि हमारे यहाँ से निर्यात जो कम होने की बातें आ रही हैं, इसको कृपया ठीक कराइए, क्यों हो रहा है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम ईरान सरकार से बात करेंगे। तो बात करने के बाद इस प्रकार के वातावरण में यदि कि हाँ निर्यात कम नहीं होगा, निर्यात में पूरा उसको रखा जाएगा, इतनी बात कहने के बाद एक ही दिन में 500 रुपये रेट बढ़ जाता। इतनी बात कहने में 500 रुपये रेट बढ़ जाता। 2 दिन पहले मंडियों में 31 रुपये रेट, आज 35 रुपये रेट है। 3500 रुपया हो गया कल, आप पता कराइए। हाँ। सदन के तो ये प्रथा सारी बातें, देखिए आपने सारी बात कह ली, पूरा टाइम आपको मिला है। अब सदन के नेता बोल रहे हैं तो आप उनकी रिप्लाई सुनो। सरकारें बदलती रहती हैं, ये भी मैं मान के चलना चाहिए कि गवर्नमेंट इज ऑलवेज इन कंटिन्यूएशन। कोई भी हरियाणा सरकार का कोई निर्णय है और आज वो निर्णय उसका कोई निरस्त होगा ऐसा नहीं है। अपनी सरकार ने किस मंशा से वो निर्णय किया होगा, उसके पीछे चलाने वालों की भूमिका क्या रही होगी, इसको अवश्य ध्यान रखा जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान जब रखते हैं तो आखिर किस समय पर कौन सी बात कहनी चाहिए, इसका निश्चित रूप से उस समय के हिसाब से उसका उपयोग होता है कि इसका लाभ किसको होने वाला है। निश्चित रूप से आज जो लोग कम भाव से माल खरीद रहे हैं, यदि उन खरीदने वाले लोगों ने अपना स्टॉक किया और ये उसके बाद जब किसान के पास से धान सस्ते में बिक जाएगा और बिकने के बाद फिर उस प्रकार की मंशा अगर बना करके रखा गया हो कि इनका माल बाहर निकाला जाएगा, इसमें कहीं ना कहीं हमको जरूर चिंता होती है कि आखिर ये वातावरण क्यों बनाया जाता है। ये तो चलो सरकार बदलने वाली थी, ये सरकार बदलने वाली थी, क्यों किया गया होगा इसके ऊपर शंका हो सकती है। लेकिन जब इनकी अपनी सरकार थी और उस समय अफवाहें चला करके सरकार के यानी किसान का रेट कम करना और बाद में जब किसान से माल खत्म हो जाना उसके बाद उस रेट का जंप करना, ऐसे बहुत उदाहरण है हमारे पास। कुल मिलाकर मेरा कहना है हमको मिलकर के इन समस्याओं का हल ढूंढना है और ढूंढना है आगे कम से कम हम इस प्रकार से किसी वर्ग विशेष के साथ ऐसा कोई खिलवाड़ न हो, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। मैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जी ने कल कहा कि सदन के वातावरण में गंभीरता ही न बनी रहे तो कभी कभी हास्य विनोद, इसका भी उन्होंने 2 उदाहरण दे करके कहा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे सुझाव के ऊपर तो सब लोगों को बोलना चाहिए। आखिर दिन भर का ये काम होता है और सवेरे मानो 10 बजे शुरू करते हैं, कभी रात को 8 बजे, 7 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक चलते रहते हैं। एक प्राध्यापक को भी दिन भर में ड्यूटी होती है 2 या 3 लेक्चर देने की, और उसके बाद वो कहते हैं कि वो एग्जॉस्ट हो सकता है। तो इतने बड़े कार्यकाल में लगातार बोलते रहना, सुनते रहना, उसमें कहीं ना कहीं हास्य विनोद होना चाहिए। लेकिन मैं अपने मित्र कुलदीप शर्मा जी, हमारे जो पूर्व स्पीकर हैं, उन्होंने जब अपने विषय को शुरू किया उस समय चिंता हो रही थी मुझे। देखिए, एक होता है व्यंग करने में कहीं कोई आपत्ति नहीं होती, हंसी मजाक में चीज चली जाती है। लेकिन व्यंग जब सीमा तोड़ करके उपहास करने की जब स्थान बनता है तो उस उपहास के समय फिर एक दूसरे के खिलाफ बोलना, छीटाकसी करना, अब ये जब सिलसिला शुरू होता है तो उसमें जो कोई एक बात कहेगा तो दूसरा जो कहने वाला वो डबल कहेगा, उसमें कमी नहीं है। अपने कहावत है ना, लस्सी और लड़ाई का क्या बढ़ाना, यानी लड़ाई नहीं है, ये वाद विवाद जो बनता है उपहास में से बनता है, वो एक दूसरे से जो विधानसभा की जो मर्यादाएं हैं लगता है उसमें कहीं भंग होती हैं, और जो इतना समय इसमें बर्बाद होता है ये हमारा राजकीय हानि भी है। आखिर इतना सब हमको देखते हैं, सारा समाज हमको देख रहा है
और हमको ये सोचता है कि जिन लोगों को हमने चुन के भेजा है उनका ये व्यवहार है, तो मेरा निवेदन इसमें है कि ये व्यंग तक तो ठीक है, हास्य विनोद तक ठीक है, लेकिन उपहास जैसी बातें नहीं करनी चाहिए। हमारे पास जो समय है ये समय बहुत कम है। कल मैंने स्वयं आगे होकर के कहा कि हमारी सेटिंग्स बढ़नी चाहिए। अब मुझे कई बार आज मुझे यानी एहसास हो रहा है कि हमारे सत्रों को छोटा क्यों किया जाता होगा। लगता होगा कि एक दूसरे के खिलाफ ऐसा शुरू हो गया इस वातावरण को ठीक करने के लिए, और कुछ नहीं है, सत्र ही छोटे कर दो, उसमें बच निकलने के लिए बाहर। हमारे पास काम बहुत है। अपने 54 विभाग ऐसे हैं जो विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से अलॉट करते हैं, और मैंने एक कहीं पत्र एक कागज पढ़ा है लिस्ट में, उसमें इन विभागों को, जो विभाग बहुत छोटे छोटे हैं जिसको हमने इग्नोर कर रखा है, 80 विभागों में बांट करके भी हम अपने प्रदेश का काम अच्छे सुचारू ढंग से चला सकते हैं। 54 विभाग हमारे मंत्रालयों के हैं, यानी एक एक विभाग पर हम एक एक घंटा 2-2 घंटे भी ऐसे छोटे सत्रों में करें तब भी 54 घंटे लगते हैं। यानी 6 घंटे 8 घंटे अगर हम काम करें एक दिन में, कोई जरूरी नहीं है कि सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक करना है, थोड़ा समय लगा है। बाकी काम और हमारे विधायी काम है, हमारे विधानसभा क्षेत्र के काम है, हमारे लोगों के मिलने जुलने के काम हैं। तो ये सत्रों की संख्या इस ढंग से बढ़ सकती है, और बढ़ाने में एक अच्छा रचनात्मक, हम जिसको कहना चाहिए, एक चर्चा करें, विपक्ष भी करे, सरकार भी करे। सरकार का काम है अपने काम के बारे में आगे बताना, ये हम काम करेंगे, ये हम कर रहे हैं, ये हमारी उपलब्धियां हैं। निश्चित रूप से जो कमी है वो प्रतिपक्ष के लोगों को बताना चाहिए कि ये आपकी कमी है, इसको ठीक करिए। ठीक करने का सुझाव भी दे सकते हैं। मैं तो ऐसे ही कहता हूँ, भैया शिकायत करो, साथ में सुझाव भी लेके आओ, शिकायत को ठीक कैसे करना है। मानेगी तो सरकार कि सुझाव ये ठीक होगा, तो निश्चित रूप से मानेंगे। कहीं से भी कोई सुझाव अच्छा आता है और यदि हम उसका उपयोग करते हैं, उसको राजनीतिक तौर पर जिसने जो उपयोग करना वो करें, लेकिन हमारे पास सरकार के नाते सरकार के पास अच्छा सुझाव आएगा, किसी भी कोने से आएगा, किसी भी विधायक से आएगा, किसी भी पूर्व हमारे इतने सब लोग राज कर चुके हैं उनके माध्यम से वहां से आएगा, या जनता में से भी किसी कोने से आएगा, तो निश्चित रूप से उसको मानेंगे, कहीं उसको रद्दी की टोकरी में नहीं डालेंगे। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। बात की गई बिजली की। हमारे एक सम्माननीय सदस्य ने कहा कि हमने बिजली के 4 प्लांट लगाए, ठीक है, लेकिन बिजली की स्थिति, उन्होंने उदाहरण दिया कि हमारे पास 5000 मेगावाट की क्षमता है। मेरा कहना है कि हमारा जो अध्ययन है, हमारे यहाँ 20 ऐसे प्लांट हैं जो बिजली पैदा करने के हरियाणा में आज स्थापित हैं, जिसमें से ऑन एवरेज 8-9, 7-8-9 ये एवरेज रही हमारी चलने की। 11-11, 12-12 प्लांट हमारे एट ए टाइम खराब रहे हैं। अब ये खराब होने की स्थिति क्यों आई? हमारा प्लांट खराब है, हमारी मशीनरी खराब है, हमारी उसकी रिपेयर नहीं हो रही, हमारे वहाँ क्या प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ कोयला सप्लाई की समस्या है। इन समस्याओं को दूर करना आखिर ये भी तो सरकार का काम है। यदि 20 के 20 प्लांट चलते हैं तो 5000 मेगावाट पैदा होती है बिजली, जबकि हमारी हरियाणा की 24 घंटे में बिजली दे तो 5000 की आवश्यकता नहीं है। 4000 मेगावाट बिजली यदि हम प्रतिदिन पैदा करते हैं तो उससे हरियाणा 24 घंटे बिजली दे सकता है। उसके बाद 1000 मेगावाट हम सरप्लस हो सकते हैं, लेकिन स्थिति क्या है, आज अपनी बिजली का उत्पादन मात्र 1500 मेगावाट है। बाकी यदि हम आपूर्ति करते हैं, खरीद करके करते हैं, महंगी बिजली बाहर से खरीद करके हम सप्लाई करते हैं, ये भी कुप्रबंधन का एक हिस्सा है। इसको भी हमको ठीक करना होगा। निश्चित रूप से इसको हम ठीक करेंगे। हम हरियाणा को 24 घंटे बिजली देने की बात करते हैं, एक वातावरण ऐसा बनाएंगे कि जनता इसको समझे, कि जनता में बने कि हाँ हमारी अपनी सरकार है, मेरी सरकार और मेरी बिजली है, तो अपनी बिजली का पैसा दाम भी देने का उसका मन बने। क्यों नहीं दे रहे हैं, इसके लिए एक वातावरण हम सबको, पूरे सदन के लोगों को, सभी विधायकों को अपने क्षेत्र में जाकर के बनाना होगा कि भैया अपनी सरकार है। ऐसा नहीं है इसमें से हम राजनीति करें, बिजली नहीं दो, हड़ताल करो, ये करो, उसे क्या होगा? अल्टीमेटली लॉस प्रदेश का है, किसान का है, और किसान के उत्पादन का है। उत्पादन में से हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति का भी है। हमारे किसान की स्थिति अच्छी बने, हम सब चाहते हैं, तो हमको एक ऐसा वातावरण बनाने में सबको सहयोग करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मित्रों, पेंशन की बात कही गई। अब ये ठीक है, पार्टियां घोषणा करती हैं, चुनाव में करती हैं। अब उसमें चुनाव में घोषणा करते समय हमने की है घोषणा कि हम 2000 रुपये महीना देंगे। पहले 1000 रुपया थी, हमारे कुछ दलों ने 1500 भी की। हम अपनी बात पर सहमत हैं कि हम 2000 देंगे, लेकिन हमने कोई डेट घोषित नहीं की।
आपने डेट घोषित की, किसी योजना से की, किस योजना से की, आपको क्या ख्वाब आया कि हमारी सरकार आ रही है? डेट घोषणा करने का कोई अर्थ नहीं है। हम 2000 करेंगे, लेकिन इसमें जो अनियमितताएं हैं उन सब अनियमितताओं की तरफ भी हमारा ध्यान है। एक जिले का उदाहरण बताता हूं मैं आपको, करनाल जिले का। ऑडिट रिपोर्ट मिली है मुझे वृद्धावस्था पेंशन की। एक जिले में 4.5 करोड़ रुपए का उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला पाया गया। 4.5 करोड़ एक जिले में, यानी एक जिले का साल भर का कितना हुआ? 50 करोड़ रुपया। और सारे सब जिलों का ऑन एवरेज इतना न भी हो, कम ज्यादा भी करके 500-700 करोड़ रुपए का इसमें गड़बड़ है। 12,000 ऐसे लोग पाए गए जिनके वहां फार्म ही नहीं है, और यहां से विड्रॉ की जा रही है ओल्ड एज पेंशन, पता नहीं किसके पास जा रही है वो। ऐसा ही ऑडिट रिपोर्ट सरकार की बता रही है, मैं नहीं बता रहा। सोशल जो हमारा मिनिस्ट्री का सोशल वेलफेयर, उनके माध्यम से तो निश्चित, और बहुत ऐसे केसेस हैं जो पात्र हैं उनको आज ओल्ड एज पेंशन मिलती नहीं है, बनाई काट दी गई, किन कारणों से काटी वो विभिन्न हो सकते हैं। तो हम इसकी पात्रता सूची वो दोबारा से बनवाएंगे, और इस सारी इसमें और हमको सहयोग मिले कि ठीक पात्रों को मिलती है कि नहीं मिलती है, गड़बड़ न हो। तो इसकी योजना हमारी है, जनधन योजना के अंतर्गत सभी परिवारों को बैंक अकाउंट खोलने के लिए कहा गया है। देश भर में, प्रदेश भर में भी बहुत से लोगों ने खोल लिए हैं, या उनके पहले से अकाउंट खुले होंगे। तो ये सबकी बैंक अकाउंट के माध्यम से हम उनको ये भेजेंगे ओल्ड एज पेंशन, ताकि उसमें कहीं गड़बड़ होती है तो हर स्टेज पर उसको चेक हम कर सकें। आखिर बैंक अकाउंट तो फर्जी नहीं होगा, और बैंक अकाउंट यदि फर्जी होगा तो इसकी जिम्मेवारी कम से कम बैंक पर होगी, और उसमें कहीं कल को किसी ओल्ड एज वृद्धावस्था पेंशन लेने वाले की मानो मृत्यु होती है, उसका नाम उसमें काटने की बात आएगी, सरकार तो उसमें अपना काम करेगी, बैंक भी हमारी सहायता करेंगे। उसका बैंक के बाद उन परिवारों को उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इसका एक मैकेनिज्म हम खड़ा करके, और निश्चित रूप से इसको फेजेज में हम करेंगे। 5 साल के अंदर 2000 करेंगे। कैसे करेंगे ये हमारे आर्थिक प्रबंधन का व्हाइट पेपर आने के बाद आपको बताएंगे। इसी प्रकार व्हाइट पेपर के बाद हमारी स्थिति क्या है, हाँ हम करेंगे, सरकार का काम है 5 साल के अंदर, पूरा 5 साल तक, चाहे इसको फेजेज में करें, चाहे आज करें, चाहे कल करें, लेकिन हमारा वायदा, हमने डेट फिक्स नहीं की, आपने डेट फिक्स की, हमने, हाँ जो आज है वो उससे तो कम होनी नहीं है। उसके बाद इसको 2000 कैसे करेंगे, हमारा जो अपने सदन के सामने रखेंगे इस विषय को, व्हाइट पेपर भी आएगा, सब यानी मीडिया के माध्यम से सबको बताएंगे कैसा करेंगे। लेकिन हम अपने इस प्रबंधन को बिना आर्थिक प्रबंधन, पैसे का खेल पैसे से होना भैया, बिना आर्थिक प्रबंधन हम कुछ कर नहीं सकते इसमें। के लिए अगर आप कोई एक डेट तय कर दें, 6 महीने 12 महीने, हमारा बहुत ज्यादा हम लोगों क्या व्हाइट को पेपर का 1 महीना, अबे सिंह जी इसको तो हम अपने वृद्धों का सम्मान करते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उन्हीं के यानी इतने सारे परिश्रम मेहनत के बाद समाज के अंदर काम किया, उस नाते से इस हरियाणा का निर्माण हुआ है। और आखिर हमारे समाज के वो ऐसे सम्मानित भाग है वो, कि उसका हम सम्मान करते हुए जितना शीघ्र होगा हम करेंगे। लेकिन सब व्यवस्थाएं हम, अगली मीटिंग हमारी होगी, आर्थिक प्रबंधन का सारा विषय आएगा, जो 1000 है उसमें कमी नहीं आएगी। इसके बाद बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे, कृपया करके बढ़ा दें, 5 साल में बढ़ाएंगे। सुझाव आपका ध्यान रखेंगे, वो ज्यादा ठीक रहेगा। मैंने बताया 5 साल के अंदर तो इसको पूरा करेंगे। एक सुझाव है, ध्यान करेंगे इसका, लेकिन इसको सरकार पर छोड़िए। नहीं, वो सुझाव है, सरकार ध्यान करेगी इसका। आगे चलिए। एक विषय और गंभीर विषय है, एक बड़ा गंभीर विषय है, वो है महिला कल्याण का। महिला कल्याण की योजनाएं निश्चित रूप से हमने बनाई हैं, बहुत बनती हैं, केंद्र की भी योजनाएं हैं, और हमारी चिंता का भी विषय है। और इसमें भी एक बड़ी चिंता का विषय है, वो है हरियाणा की जेंडर रेशो। सारे देश भर में इसकी चिंता होती है। हम बाहर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो सबसे पहला ये प्रश्न करते हैं कि आपके यहाँ हरियाणा में जेंडर रेशो में महिलाएं, लड़कियां ये कम हो गई हैं। अब ये सर्वे है, सब आपके सामने है, 857 कुछ है शायद, एकदम फिगर मुझे ध्यान नहीं है, 837-57 ऐसा कुछ, 859, 859, 1000 के पीछे। जी, पेंशन के बारे में आप कोई निश्चित बयान दें कि कब तक ये होगा? ये नहीं है कि 5 से ऊपर उठकर अपने प्रदेश की हित की बात करना। अपने प्रदेश की हित की यदि बात करनी है तो सब बातों में थोड़ा धैर्य आपको रखना चाहिए। अभी मात्र 26 तारीख से लेकर आज 4 तारीख हुई है, 8 दिन हुए हैं।
10 दिन भी पूरे नहीं हुए। 8 दिन में आप हमारी अकाउंटेबिलिटी पूछेंगे और हम आपकी 10 साल की नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं। देखिए आप, मैं बता रहा हूं, मैं हाँ सुनिए 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 मैंने आपको 2 बातें बताई कि हमने कोई डेट पहले घोषणा नहीं की कब करेंगे, एक बात हाँ नहीं की ना। दूसरा मैंने आपको बताया कि हमारे सामने कितना बड़ा आर्थिक गड्ढा है, ये हमको तो आपने बताया नहीं है, तो हमको ही निकालना पड़ेगा कितना कितना नहीं है। इसलिए उस गड्ढे को भी हम निकाल लें। आर्थिक प्रबंधन की बात हम बहुत शीघ्र करेंगे। अगर मेरे शब्द पर आपको भरोसा हो, शीघ्र अतिशीघ्र करेंगे तो आप केवल भरोसा कीजिए। आर्थिक प्रबंधन से ही ये चीज़ें सब निकलती हैं। घोषणाएं कुछ भी की जा सकती हैं, घोषणाएं सबको अच्छी लगती हैं। आखिर आप लोगों ने भी सोच करके कुछ किया होगा, 1500 करेंगे, हमने भी कुछ सोच के किया होगा, 2000 करेंगे। लेकिन चूंकि आप तो सरकार में थे, हम तो सरकार में नहीं थे, हम तो अनुमानित सारे काम कर रहे थे। सुनिए, हाँ अब सुनिए, आपके 1500 से यानी कुल 5 साल का जो कार्यकाल है उसमें 1500 रुपए के हिसाब से 1 साल का बनता है 18,000, यही ना। 1 साल का कितना बनता है 18,000, 5 साल का बनता है 90,000। हम 5 साल के अंदर 90,000 रुपया जरूर देंगे, चाहे किसी भी फेस देंगे, किसी भी फेस देंगे। एक बात, अगली बात सुनिए कादर साहब, अगली बात, आर्थिक प्रबंधन बजट से जुड़ा होता है। हमारा अगला सत्र बजट सत्र होगा, यही होगा ना। बजट सत्र से पहले हम व्हाइट पेपर भी लाएंगे और बजट सत्र से पहले इसकी पूरी योजना दे देंगे आपको कैसे करेंगे, बस। और देखिए अब करण सिंह दलाल जी, आप सीमाला अंग्रेज, एक मिनट। अरे हो गया, अगर इतनी स्पष्ट बताने के बाद भी अपने को ध्यान में नहीं आता। देखिए मेरे सलाहकार हो सकते हैं 100, मेरे सलाहकार हो सकते हैं करोड़, मेरे सलाहकार हैं 2.5 करोड़ हरियाणा की जनता। मैं 2.5 करोड़ हरियाणा की जनता से पूछ करके सरकार चला सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप मेरी सलाह की चिंता मत करें, मेरी सलाह की चिंता मत करें। मुझे सामूहिकता के आधार पर काम करना आता है। मिला लिए ना, उसी में आ गए 2.5 करोड़, उसी में कादयान साहब, उसी में। ये 30 मिनट का टाइम और सदन का बढ़ाते हैं। महिलाओं के कल्याण के लिए सदन का 30 मिनट का टाइम और बढ़ा देता है। कादयान साहब विषय खत्म करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। देखिए आप, हाँ कादयान जी अभी देखिए इन्होंने जो बात कही है कि भाई हम बजट से पहले हम एक आर्थिक पत्र अपना तैयार करेंगे, एग्जैक्टली राइट। उसके बाद हम उसी हिसाब से जो है अपनी घोषणाएं करेंगे। जब आर्थिक पत्र आ गया, हमारे यहाँ सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बेटे का जन्म हो तो निश्चित रूप से परिवार के अंदर एक अलग प्रकार का माहौल होता है, और बेटी का जन्म हो तो उसका एक वातावरण दूसरा होता है। हमको निश्चित रूप से बेटा बेटी इसकी समानता, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि बेटी का जन्म हो तो अच्छा माहौल होना चाहिए। बेटी के संस्कार जितने अच्छे होकर के और इस समाज रचना के अंदर हम आगे बढ़ेंगे तो समाज की रचना भी उतनी अच्छी होती है। बेटी आगे बढ़ करके जब माँ बनती है तो माँ जिस परिवार के अंदर बच्चों को संस्कारित करने में भूमिका माँ की होगी, वैसे ही बच्चे संस्कारित होते हैं। तो बेटियाँ, माताएं, बहनें, इनका संस्कार अच्छा हो, लेकिन इसके लिए सामाजिक वातावरण बदलने की आवश्यकता है। आवश्यकता तब पूरी होती है जब हम बेटी के जन्म होने बाद या बेटी का जन्म होना है उसका आजकल बहुत से जो प्रयोग होने लग गए हैं, उन प्रयोगों की ओर लोग न बढ़ें तो निश्चित रूप से हम उन परिवारों की सहायता करने का योजना बनाएंगे कि जो परिवार बेटी की शिक्षा, बेटी का पालन पोषण, बेटी के रोजगार और बेटी की शादी, यहाँ तक कि अपनी जो जिम्मेवारियां हम पूरे करने में सक्षम नहीं हैं, उनकी जिम्मेवारियों को पूरा करने में सरकार अपना पूरा सहयोग करेगी। प्रारंभ बेटी के जन्म से ही। बेटी का जन्म होगा तो कुछ राशि अब योजना बनाएंगे, फिर आर्थिक प्रबंधन का विषय आता है,
योजना बनाएंगे कि कुछ राशि बेटी के जन्म से उसके बैंक अकाउंट में डालेंगे और कुछ राशि हम परिवार भाई कोई बात नहीं, सदस्यों की चिंता मत करो, वो बहुत अच्छा योगदान करेंगे। अगर चिंता है तो मुझे भी उन पुराने सदस्यों से है जो इस सारे सिस्टम में रघुवीर जी आप वो एज को पानी भी देता है, खाद भी देता है, ओवर ग्रोथ हो जाता है तो कटिंग भी करता है, ठीक है शेप भी देता है। मैं इस बात के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। कुल मिलाकर हमारे यहाँ बेटी को समाज में, परिवार में जो स्थान मिलना चाहिए अभी नहीं है। तो मैं जो बता रहा था कि हम बेटी जो गरीब परिवार हैं, खास करके बीपीएल लाइन के परिवार हैं, उनको बेटी के जन्म का बोझ न लगे। बेटी हुई है तो जन्म से ही उनके लिए आर्थिक प्रबंधन की बात हम करेंगे। कुछ पैसा बेटी के खाते में पैदा होती है उसका अकाउंट खुले और कुछ उनके परिवार को भी मिले। शिक्षा की सारी व्यवस्था, बेटियों की मुफ्त शिक्षा, इसकी हम चिंता करेंगे। बेटियों का रोजगार ये प्राथमिकता पर हो, ताकि आगे चल करके बेटी शादी के बाद अपने परिवार में जाने वाली है तो वो रोजगार सहित अपने परिवार में जाए, ताकि अच्छे परिवारों में उनकी शादी हो सके। और जो नियमित रूप से बेटियों के हर महीने पैसे उनको जो मिलेंगे, उससे कम से कम इतनी राशि ब्याज सहित बन जाए ताकि उनकी शादी के समय परिवार के ऊपर बोझ न पड़े, उसकी शादी उस राशि में से हो सके। ये भी निश्चित घोषणा हम अपने अगले बजट में करेंगे, क्योंकि मैंने फिर वही कहा, बहुत बातें हमारे मन में हैं समाज में अच्छी बातें लाने के लिए, लेकिन इसको लाडली योजना चल रही है, लेकिन उसके बाद भी जो समाज के अंदर अभी भी वजन की बात होती है, खास करके भ्रूण हत्या जैसी बातें हैं, उसको रोकने के लिए, खास करके जेंडर रेशियो ये ठीक हो, इसको ठीक करने के लिए देश भर में हमारा नाम इससे बहुत मुझे चिंता है कि हरियाणा का नाम उसमें बहुत एक प्रकार से बदनाम है कि 859 हमारे यहाँ 1000 के ऊपर महिलाएं बेटियां हैं। तो ये चिंता का विषय, समाज की रचना में भी चिंता का विषय है। तो इसके लिए हम जरूर एक निश्चित योजना बनाकर अगले सत्र में आपके सामने रखेंगे। एक बात आती है तुलना करने की आसपास प्रांतों की, कभी वो गुजरात का नाम लिया जाता है, कभी पंजाब का नाम लिया जाता है। ये तो मैंने भी कहा है कि सब प्रांतों की तुलना में हमारा प्रांत आगे बढ़े, ये हमारी उसमें इच्छा है। आगे बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा, लेकिन जहां बढ़ा हुआ है उसमें मुझे कोई चिंता नहीं है। जिन बातों में नहीं बढ़ा हुआ उसका उल्लेख निश्चित करना पड़ेगा। हाँ, उसका उल्लेख निश्चित करना पड़ेगा। 2 बातों में मैंने उल्लेख कर दिया इस समय तक, एक तो सिटिंग्स का उल्लेख किया और एक सर्वे के आधार पर किया, उसमें कहीं नकार नहीं सकता कोई। एक मैंने जेंडर रेशियो पर किया, इसको कोई नकार नहीं सकता। ऐसे बहुत और बातें हैं जो हमको प्रांतों के अनुसार देखनी होंगी, लेकिन कहीं कहीं आर्थिक प्रबंधन में भी हम दूसरे प्रांतों की जब चिंता करते हैं कि उनके बराबर सब होगा, कई प्रकार की तुलनाएं हमको करनी पड़ती हैं। पंजाब के बराबर हमारा वेतनमान हो, घोषणाएं सब हो चुकी हैं, लेकिन उस वेतनमान के साथ जो और चीजें जुड़ी हुई हैं, पंजाब के अंदर बहुत सी ऐसी सुविधाएं नहीं है जिसको हम सुविधा दे रहे हैं। आखिर पंजाब के अंदर योग्यता नौकरियों की कुछ और है, हमारे यहाँ योग्यता कुछ और है। पंजाब की परिस्थितियां अपने प्रकार से अलग हैं। पंजाब का एक विषय और मैं आपको बताता हूं, क्योंकि पिछली जो सरकार पंजाब की हमारी चल रही है उसमें मुझे भी कभी कभी उनके साथ बैठने का मौका मिलता था। तो वहां आर्थिक प्रबंधन, उसमें भी गड़बड़ क्या है, 6-6 महीने से उनकी सैलरी मिलती नहीं है। हम भी अगर ऐसा कोई वातावरण बनाए असंतोष का कि घोषणाएं कुछ भी करो और बाद में कुछ मिले नहीं और वो सरकार की तरफ टक टक देखते रहें, ऐसा वातावरण कम से कम न हो। हम योजनाएं वो बनाएं जिससे हम सक्षम हो और जिसको हम ठीक प्रकार से उसकी व्यवस्था का पालन कर सकें। तो निश्चित रूप से मैं फिर देखिए, हम बहुत अच्छी बात आपने कही है। मेरा एक सुझाव है, बहुत अच्छी बात मुख्यमंत्री जी ने कही है। सर, आपकी नीयत पर कोई शक नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप ठीक समझें तो जो ये पंजाब कर्मचारियों को वेतनमान देने का जो फैसला पिछली गवर्नमेंट ने किया है और जिस तरह से आप कह रहे हैं, तो गवर्नमेंट के सतर पर जो आप करते हैं वो तो कीजिए। अपने सदस्यों का या सब दलों की राय की, सुझाव की आवश्यकता होगी, उसकी जरूर चिंता करेंगे। इस समय नहीं। आपका सुझाव भाषण के अपनी बातचीत के प्रारंभ में कर दी थी।
बहुत कष्ट हुआ। इन्होंने कहा कि सब एजेंडा शायद नागपुर से पास होकर आता है, सब दिल्ली जाते हैं, आरएसएस का एजेंडा लागू हो रहा है। पहली बात मैं आपको सदन को ये बताना चाहता हूं, मेरा सार्वजनिक जीवन प्रारंभ हुआ 1980 में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के नाते शुरू हुआ। 1980 से मैं इस समाज के साथ जुड़ा हूं और समाज का काम करना, समाज के प्रति जो मन में एक श्रद्धा है, एक भाव है, उस भाव को ध्यान में रखते हुए 80 के बाद आज तक मैंने कोई व्यक्तिगत काम नहीं किया। मेरा पूरा जीवन समाज के लिए है और केवल ये संघ के कारण से है, आरएसएस के कारण से, और कोई किसी स्कूल ऑफ थॉट का इसमें कोई योगदान नहीं। मैं मजाक में करा था 2 दिन पहले अपने साथियों को कि इस 34 साल के बाद ये पहला एक महीना आएगा जब मेरी भी सैलरी आएगी, मेरी सैलरी आएगी। वरना हाँ, एक 10वीं कक्षा में मैं जब पढ़ता था तो एक कोटेशन पढ़ी थी और वो कोटेशन आज भी मुझे याद है। उसमें एक वाक्य मैंने पढ़ा था, मेक योर सेल्फ नेसेसरी टू द वर्ड विल गिव यू द ब्रेड। मेक योर सेल्फ नेसेसरी टू द वर्ड विल गिव यू द ब्रेड। आप अपनी उपयोगिता समाज के लिए बनाइए, समाज आपकी चिंता करेगा। और मेरी चिंता इस समाज ने की है, मेरी चिंता किसी को करने की आवश्यकता नहीं। मैंने घर परिवार छोड़ा 1980 में, केवल संस्कार कहां से लिया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जीवन के अंदर इतना त्याग सिखाता है, इतना समर्पण सिखाता है, जो लोग संघ की शाखाओं में गए हैं केवल वही जानते हैं। मुझे इस बात का गर्व है, मुझे इस बात का गर्व है, अरे सुना, हाँ गए सुने, इस बात का गर्व है कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बना 1977 में और मैं प्रचारक बना 1980 में। और उस प्रचारक जीवन के बाद जिन समाज के लोगों ने, जिन प्रबुद्ध नागरिकों ने, जिन राजनीतिक क्षेत्र के लोगों ने ये कहा कि हरियाणा का मुख्यमंत्री किसको बना दिया, ये क्या जानता होगा, क्या करता होगा, निश्चित रूप से मैं इसमें नया हूँ, मैं पब्लिक लाइफ के लिए नया हूँ, लेकिन मेरा जो संस्कार है वो इस समाज के लिए अलग नहीं है। समाज और मैं अभिन्न है, मैं इस समाज के लिए हूँ। 2.5 करोड़ जनता, ये मेरा परिवार है, इस परिवार के लिए काम करने का संकल्प लिया है। मुझे लगता है आप मेरा सहयोग करेंगे, ये संघ का संस्कार। और इसके अलावा जहाँ तक संघ का एजेंडा है, संघ का कोई एजेंडा नहीं है। संघ का केवल एक एजेंडा है, मनुष्य निर्माण। मनुष्य निर्माण के माध्यम से जो कमियां किसी एक मनुष्य में पाई जाती हैं उसको कैसे दूर करना है, उसके गलत व्यसन हो गए हैं उसको कैसे ठीक करना है, उसका संस्कार कैसा हो, उसके अंदर देशभक्ति की भावना है कि नहीं है, वो कहीं देश के विपरीत तो नहीं सोचता है, केवल व्यक्तिगत स्वार्थों में तो नहीं फंसा रहता, कहीं लोकहित भी मन में है कि नहीं है। हमारे लिए निश्चित रूप से जनहित ये व्यक्तिगत से ऊपर है। जनहित और व्यक्तिगत हित टकराएगा तो निश्चित रूप से जनहित की चिंता करेंगे, व्यक्तिगत हित की चिंता नहीं करेंगे। यह है संघ का संस्कार। तो इस संस्कारों के माध्यम से मुझे शायद नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मुझे एक उत्तर में मुझे हमारे माननीय सदस्य ने विषय उठाया, उस उत्तर में मुझे कहना पड़ गया है। ये विषय मेरे एजेंडे का नहीं था, उनके उत्तर में मुझे कहना है। और जहाँ तक उपस्थित नहीं थे तो अखबार वाले क्या लिखेंगे और आप क्या बोलेंगे, इससे मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, दिल्ली आने जाने की बात है, मैं राष्ट्रीय पार्टी का एक सदस्य हूँ। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, प्रादेशिक पार्टी नहीं है। ऐसे ही मैं कांग्रेस के मित्रों को भी, मुझे इस बात का कोई गिला शिकवा नहीं है कि आपकी कोई सलाह मशवरा कोई 10 जनपद से होती होगी, करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आखिर राष्ट्रीय पार्टियां होती किस लिए हैं? राष्ट्रीय नेतृत्व, छोड़ दीजिए उन बातों को। नहीं, आपने कहा तब उन्होंने कहा, आपने कहा तो उत्तर में कहा, मुझे दोनों की ही बात नहीं ध्यान में आ रही। इसलिए मेरा कहना है राष्ट्रीय पार्टी का अर्थ ही होता है कि अपनी राष्ट्रीय पार्टी के साथ बातचीत करके हम अगर प्रदेशों में कुछ योजनाएं बनाएंगे, आखिर हमारा एजेंडा वो भी राष्ट्रीय पार्टियों से ही, राष्ट्रीय पार्टी का जो एजेंडा होता है उससे ही प्रेरित होता है। कोई भी पार्टी होगी, प्रादेशिक पार्टी वो अपने प्रदेश में अपनी रचना बनाएगी, उसका कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई अस्तित्व जब नहीं है तो निश्चित रूप से उनको प्रदेश से चलाना है। इसलिए निर्णय हम अपने आप करते हैं, दिशा लेने का काम सब करते हैं, करने में मुझे कोई आपत्ति लगती नहीं है। मुझे किसकी सलाह से चलना है, किसकी सलाह से नहीं चलना है, ये आंतरिक मामला है
हमारे यहाँ एक आंतरिक लोकतंत्र है और उस आंतरिक लोकतंत्र की व्यवस्था पर मुझे गर्व है। को ठीक से सुना, छोटा मोटा व्यवधान हुआ तो कोई इसकी चिंता करने की बात नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सब होता है। आप सब लोगों ने सहयोग दिया, अब इसको समाप्त करने के लिए हमारी चिंता का बड़ा कोर इशू है और हमने जितने वायदे किए उसमें ये भी है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हम लाएंगे। पहला वायदा तो मैं ये करता हूँ कि हमारी अगली जो सरकार की जितने भी कार्यकलाप होंगे उसमें कहीं भी भ्रष्टाचार का स्थान नहीं होगा। पहला हमारा जो आगे बढ़ने का चिंतन। दूसरी बात रहेगी अभी तक क्या हुआ, अभी तक जो भी कुछ हुआ होगा हम अपनी सरकार हम अपनी अरे कादयान साहब समापन की ओर है तो इसमें कहीं भी कोई बात विपक्ष के बंधुओं को, जनता के किसी भी व्यक्ति को इसके विपरीत ध्यान में आती है तो मैं स्वागत करूंगा उस बात का कि सरकार के अंदर कहीं ना कहीं ये बात कहीं भी बात के विपरीत जा रही है, क्योंकि सूचना निश्चित रूप से आगे की कार्रवाई का आधार बनती है। कोई गारंटी किसी बात की ऐसी नहीं होती कि मैंने कह दिया तो इसके बाद कुछ होगा नहीं। मानो कुछ होता है तो सूचना तो चाहिए, उस सूचना पर पूरी कार्रवाई की जाएगी, ये उसका दूसरा हिस्सा है। तीसरा, अभी तक जो कुछ हुआ है निश्चित रूप से सूचनाओं के आधार पर ही वो सारी कार्रवाई होगी। जितनी सूचनाएं हमको मिलेंगी, जैसा बताया गया कि हम लोग यानी आप लोगों ने कुछ लिखित राज्यपाल महोदय को दिया है, कुछ और भी बातें आप देने वाले हैं, उन सब के ऊपर कार्रवाई होगी। प्रक्रिया हम बाद में तय करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अनुरोध करता हूं कि राज्यपाल के अभिभाषण को सर्वसम्मति से पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया।